देखो मतलब अगर इस एपिसोड को अगर हम 12-15 मिनट ये मोनोलॉग सुनने के बाद अगर इस एपिसोड को मूड के हिसाब से अगर टटोलने लग जाए ना, तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये नेट पॉजिटिव था कि नेट नेगेटिव था, क्योंकि यार बहुत कंफ्यूजिंग एपिसोड होने वाला है। सबसे पहले तो भाई तुम देखो, पहली बार मतलब मेरे लिए कितना स्पेशल है कि हमने यार वर्ल्ड कप साथ में एंजॉय किया, हमने यहाँ पर रियल मैड्रिड का एक चैंपियंस लीग रन यहाँ पर एक एंजॉय किया, सब चीज सारी ट्रॉफीज उठाते हुए देख ले, दुश्मनों को भी और अपनी टीमों को भी। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भाई ट्रॉफी भी उठाई, क्लच भी करा, और भाई फिर खुद ही इज्जत के साथ इंजर्ड होकर निकल लिए। ये क्या बात हुई मतलब। खैर सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो भाई अल सैक्सी नसर कल यहाँ पर मैच जीत गई। और जैसा भाई हमने प्रॉमिस किया था कि भाई गिव अवे होना बनता है, तो इस एपिसोड में तुमको बस 2 चीजें करनी है। देखो भाई, तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भाई तुम में से 60% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और तुम वीडियो देख रहे हो, क्या क्या यार भाई, इट्स फ्री, कर दो यार सब्सक्राइब, और एक कमेंट कर दो भाई, प्लीज कमेंट कर दो। और मेरी एक दिली इच्छा और एक रिक्वेस्ट और है कि यार जितने लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे होते हैं यार, तुम कल का एपिसोड जरूर देख लेना। अगर ये खुद पसंद नहीं है तो परसों से छोड़ देना, लेकिन कल का एपिसोड देख लेना, जिससे मेरे लिए इजी हो जाता है विनर को ढूंढने के लिए, ठीक है। खैर सबसे पहले अगर हम बात करें इस गिव अवे, तो मैंने तुमको बता दिया। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कल की परफॉर्मेंस की बात करें, इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस और क्या हो सकती है। मतलब 38-39 ईयर्स की एज में इससे ज्यादा क्लच और आप कैसे कर सकते हो। इफ दिस इज नॉट क्लच देन व्हाट इट इज। सबसे पहले तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि देखो यार, अल नसर वर्सेस अल हिलाल की बात करें, ठीक है सऊदी वगैरह सब अपना अपना है, पैसा खरीद रहे हैं, लेकिन भाई फुटबॉल कल अच्छा था। अल हिलाल की जो मिडफील्ड है भाई वो डरावनी लगती है, और आने वाले टाइम में जब भी अल हिलाल, अल इत्तेहाद, अल आली, यही पता है फायदा होता है कि सऊदी ने एटलीस्ट इस चीज को बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। किसी एक टीम को इतना स्ट्रांग नहीं करा कि उसको कोई हरा ही ना पाए। 4 टीमों के बीच में इतना बढ़िया घमासान सा कर दिया है, और उसके ऊपर से फिर फुटबॉल अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भाई तुम खुद सोचो, सर्ज मिलिंकिन और साविच की बात करें या फिर रूबन नेवेस की बात करें, भाई इनकी मिडफील्ड काफी स्ट्रांग है। कुलीबाली ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस डाली है, उसके ऊपर से गोलकीपर भी अच्छा खेल रहा था। बट देन यहां पर अल नसर का रिप्लाई आता है, ब्रोजोविच बढ़िया, 2 चांस मिस कर दिए फर्स्ट हाफ में, मेरी खिसक गई थी, सही बता रहा हूं मैं। उसके बाद हमारा पतला लुकाकू की बात करें, यानी कि फोफाना, एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसके बाद अगर हम बात करें सादियो माने की, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि काम भी अच्छा किया है, प्रेस किया है, लेग है, मतलब वही चीज है यार, अपने आप को उसने सेक्रीफाइस किया है। ही कुड बी द मेन मैन ऑफ अल नसर, बट उसको पता है कि उससे भी बड़ा एक हुकुम का इक्का है, एंड दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अगर खुद रोनाल्डो की बात करें, देखो वही वाली चीज है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गेम स्टाइल अब उस सीन में आ चुका है, उस चीज में इवॉल्व हो चुका है कि उसको यहां पर हेडलेस चिकन की तरह भागने की जरूरत नहीं है। उसको यहां पर 5-6 स्टेप ओवर करके उसके बाद यहां पे क्रोकेटा और यहां पर इलास्टिको मारने की जरूरत नहीं है। ही नीड्स की टीम विंस ऑन गोल्स। उसकी टीम को गोल चाहिए भाई, उसकी टीम को गोल चाहिए, और उसको यहां पर कोई शो बोटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया यहां पर है कि सिंपल से 2 गोल मारो, क्लच करो और ट्रॉफी उठाओ, एंड ही डिड इट एग्जैक्टली लाइक इट। अगर तुम यहां पर पहला गोल देखोगे, सबसे पहली बात तो वो जो क्रॉस पास दिया था भाई, वो भी बहुत प्रिसाइज हो रहा था, क्योंकि गोलकीपर में और रोनाल्डो में बहुत डिफरेंस नहीं था, बहुत डिस्टेंस नहीं था। वहां पर पास अच्छा आया, पूरे नंबर, और रोनाल्डो ने उस चीज को बहुत सही से बरी किया, उसके भी पूरे नंबर। दूसरी चीज आप कह सकते हो कि एक सिंपल सा टैप एंड हेडर था, लेकिन अगर आप इस चीज को देखो कि राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली जो चीज होती है, वो जो मेंटालिटी होती है, वो भी क्लिक करती है। यहां पर सबसे पहले भाई गोल्डन बूट क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीतते हैं और अल नसर के साथ अपनी पहली ट्रॉफी उठाते हैं, लेकिन बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक्चुअली में अल हिलाल के स्ट्राइकर साविक को मिल गया। अगेन काफी लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कैसे हो सकता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने सबसे ज्यादा गोल मारे हैं जरूरी नहीं कि वही बेस्ट प्लेयर हो, लेकिन आई थिंक इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि किसने कितने गेम क्लच करवाए। एंड आई थिंक यहाँ पर अगर आप देखोगे अल नसर का पूरा यहाँ पर अभी तक का रन, उसमें लगभग 3 से 4 गेम तो अल नसर को क्लच करवाए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, बट ठीक है, आई वोंट कंप्लेन। रोनाल्डो भाई इंजर्ड भी हो चुका है, यहां पर मसल स्ट्रेन है यहां पर, और इसी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो लीग ओपनर मैच में अल इत्तेफाक के अगेंस्ट नहीं खेलने वाले। आई होप कि भाई यहां पर इजी रहे, कोई ज्यादा चीज नहीं है, कोई भाई ठीक है रेस्ट है भाई। हर 2.5 दिन में एक गेम खेला है, 39 ईयर्स था। तुम सोचो ये तो वो सुनील छेत्री वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि मेरे को याद है साफ चैंपियनशिप में भी ऐसे ही कुछ हो रहा था। लास्ट में 120 मिनट के सुनील सर ने भी यहाँ पर इतने सारे गेम खेले थे। रोनाल्डो क्रिस्टियानो की अगर हम बात करें, तुम देखो हर 2.5 दिन में एक गेम खेला जा रहा है, और उसके बाद लास्ट में अल्टीमेट आपने 120 मिनट का गेम यहाँ पर खेला है, और आपने अपने दम पे क्लच करवाया। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी अटपटी खबर की, यार फैब्रिजियो रोमेनो
वैसे तो ठीक है, लेकिन कभी कभी भाई डरा देता है। देखो अभी हम नेमार की अगर स्टोरी को डेवलप करें तो मामला हमको ये समझ में आ रहा था कि बार्सिलोना एक्टिवेट तो दिख रही है भाई। तुम खुद सोचो, अगर सर्जी रोबर्टो जो कि कैप्टन है बार्सिलोना का, वो अगर पब्लिक में आके, मतलब उसका मैनेजर तो ये बोल रहा है कि 31 अगस्त तक कुछ भी हो सकता है, वो ना ही हाँ कह रहा है ना ही ना कह रहा है। सर्जी रोबर्टो ऐसे बता रहा है जैसे उस क्या कहते हैं नेमार की डील के पैसे उसने खुद अपने पेपाल अकाउंट से या फिर पेटीएम से करे। अब यहाँ पर सर्जी रोबर्टो कहता है कि मेरे को नेमार ने बता दिया इनबॉक्स में आके कि भैया बार्सिलोना मेरे को आना है, और ये चीज तो होती रहेगी। बाकी कुछ चीजें जो बातें हुई हैं वो मेरी और उसकी आपसी लाइक प्राइवेट बातें हैं, ऐसे को पता नहीं क्या फोटो वोटो एक्सचेंज करी होंगी। अगर हम यहाँ पर फेब्रिज़ो रोमेनो की बात करें, उन्होंने ये बताया कि भाई अल हिलाल का ऑफर आ चुका है। अब देखो अल हिलाल का ऑफर आ गया है तो आप ये मान के चल सकते हो कि पीएसजी को यहाँ पर ज्यादा कसकस करने की जरूरत है नहीं, यानी कि पीएसजी ने जितना डिमांड करा होगा दे दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15 मिलियन कम होंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई अल हिलाल का जो ऑफर है नेमार के लिए वो 100 मिलियन पर सीजन का है, जो कि पहले यहां पर 80 मिलियन था, और जिसको अगर ऐसा बताया जा रहा है कि अगर और चाहिए तो नेमार को और पैसा दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो शॉकिंग चीज हुई है वो ये हुई है कि सबसे पहले फेब्रिज़ो रोमेनो ने ये बताया कि ऑफर आ गया है, देन इमीडिएटली उसके फॉलोअप में ये बता दिया कि भाई यहां पर पीएसजी और अल हिलाल अब एडवांस नेगोशिएशन कर रहे हैं, यानी कि एक्सेप्ट होता हुआ दिख रहा है या फिर सही में दिख चुका है, बस फाइनल डिटेल्स पे बात हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये निकल के आई कि भाई जब लास्ट में उस पैराग्राफ में फेब्रिज़ो ने ये लिखा कि बार्सिलोना कुड रीएक्टिवेट, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि बार्सिलोना अपने आप को रेस से बाहर होती हुई देख रही है या फिर ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। जब मैंने इसके रिगार्डिंग बार्सिलोना के कम्युनिटी फोरम में देखा कि भाई वहां पे लोगों का क्या रिएक्शन है, किस तरीके से सोच रहे हैं, दे आर हैप्पी। सही बताऊं तो काफी लोग थोड़ा सा नाराज हैं, बट दे आर हैप्पी। अगर मेजोरिटी नेट उसकी बात करूं तो नेट पॉजिटिव उनको ये लग रहा है कि यहां पर नेमार नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं उनको ये बताऊं कि नेमार की जगह जाओ फेलिक्स आ रहा है तो देन हाउ कैन दे बी हैप्पी। देखो जाओ कैंसेलो पे यहाँ पर बात चल रही है और बार्सिलोना इवेंचुअली जाओ कैंसेलो को साइन कर ही लेगी, लेकिन नेमार ये मानते हैं कि भाई सऊदी में जाना इस समय उनके लिए बेस्ट लाइक पॉसिबल सोल्यूशन है। लेक क्विप ने अपनी रिपोर्ट में कंफर्म किया कि भाई नेमार यहाँ पर अब सऊदी जाने में इंटरेस्टेड है, बार्सिलोना भी है, लेकिन उनको पता है कि ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पैसा कैसे देंगे उनको कोई समझ में नहीं आता, बार्सिलोना नहीं दे पाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की बात तो सिंपल सी है कि भाई पीएसजी मतलब ही नहीं है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट करना ही नहीं है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता हुआ दिख रहा है, और शायद से हमको ये डील अब कंफर्म होती हुई दिख रही है। भाई सऊदी में नेमार, क्रिस्टियानो, बेंजिमा, भाई अलग ही हो जाएगा कुछ। खैर इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब रियल मैड्रिड की, तो भाई हाँ भाई बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन इस समय पता क्या वैसी वाली चीज है, मतलब आप शांति से एक दिन रह ही नहीं सकते। मतलब अभी जस्ट एक खबर, और पता है हर झटके के साथ एम्बापे तो साला ऐसा आ रहा है जैसे किसी ने गाजर का हलवा हो, मतलब डेजर्ट के टाइप पे आ रहा है। कोर्तुआ को एसीएल इंजरी हुई, किलियन एम्बापे की खबर आ गई। ईडर मिलिटाओ का यहाँ पर इंजरी होगी और लॉन्ग टर्म इंजरी है, किलियन एम्बापे की खबर आ गई। सबसे पहले तो भाई कल एथलेटिको बिल्बाओ वाला गेम था और काफी हीटेड गेम था, क्योंकि तुमको याद हो पिछली सीजन जो लास्ट गेम था उसमें जो बर्चेचे थे उसको इंजर्ड कर दिया था कारवाल ने और फ्रैक्चर हो गया था। तो आज कारवाल बीइंग द कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड काफी गंदा रिसेप्शन मिल रहा था। गेम मेरे को बहुत सही लगा, मतलब ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस के मामले में ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल 8, 9, 10 नंबर दे दूंगा, लेकिन कार्लो बिलीव कर रहा है। देखो सबसे पहली बात है, मैंने कार्लो के रिगार्डिंग हमेशा से कंप्लेन किया है कि यार बंदा इनोवेट नहीं कर रहा, बट नाउ ही इज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेट थिंग्स। मॉड्रिच और क्रूज दोनों को बाहर बिठाया, यंगस्टर्स को दिया, अच्छी चीज मेरे को लगी। चुआमेनी को उसका डिजर्व्ड प्लेस मिल रहा है। मतलब ही नहीं है भाई, इट्स नॉट अबाउट कि चुआमेनी क्योंकि ट्रांसफर मार्केट में थोड़ा डर रहे हैं हम तो शायद से हम उसको खिला रहे हैं, ऐसा है ही नहीं भाई। चुआमेनी आप किसी भी क्लब के स्काउट की बात कर लो, किसी भी क्लब के फैन बेस की बात कर लो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर। ऐसे में यहाँ पर बेलिंगम की बात करें, अगेन स्पीयर हेड कर रहा है नंबर 10 की। विनीसियस और रॉड्रिगो की बात करें, देखो है सिंपल सा मामला लग रहा है कि भाई मिडिल एज ए 2 स्ट्राइकर्स थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन जब यहाँ पर रॉड्रिगो और वाल्वर्दे को राइट विंग पे खिला के अटैक को ऐसे बनाया जा रहा है तो बहुत मदद मिल रही है। बेलिंगम की बात करें, क्लास है भाई, मतलब लगता ही नहीं है भाई 19-20 साल का है। ही इज रेडी और मोर सो रेडी भाई, वो मोर सो रेडी है रियल मैड्रिड को आगे एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाने के लिए। अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात हुई है वो है भाई मिलिटाओ को इंजरी हो चुकी है यहाँ पे। भाई बड़ी दिक्कत की बात है यार, मतलब यहां पर अब प्रॉब्लम हो गया है बिकॉज आपके पास अब एक गोल स्कोरर नहीं है, आपके पास यहाँ पर एक नई फॉर्मेशन है, नई स्ट्रैटेजी है, आपके पास आपका गोलकीपर नहीं है और अब आपके पास आपका बेस्ट डिफेंडर नहीं है। एंड रूडिगर और आलाबा बढ़िया है, आलाबा के प्रोग्रेसिव बॉल्स मेरे को अच्छे लगे, फ्रान गार्सिया का गेम भी ठीक था।
लाइक सब चीज़ मेरे को बढ़िया लग रही है। चुआमेनी अगेन बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। कामाविंगा एज ऑलवेज बेस्ट ही होता है। वाल्वर्दे के भी 2-3 रन काफ़ी अच्छे थे। शूटिंग्स अगेन वो ट्राई कर रहा है थोड़े शूटिंग बूट्स को वापस लेके आने में, लेकिन रूडिगर कैसे इस टीम में वापस से एम्बेड होगा? देखो रूडिगर की परफॉर्मेंस बहुत टाइम पे अच्छी आई है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि रूडिगर ने डेफिनेटली अपना रूडिगर वाला ही लेवल दिखा दिया, तो वहां पर अभी भी दिक्कत की बात है। बट ओवरऑल 2-0 गेम है भाई, 3 पॉइंट्स इन द बैग, इंपॉर्टेंट प्रेशर ऑन FC बार्सिलोना। इसी के साथ अगर एम्बापे की बात करें तो कल पहला ही दिन था, कल पहला ही गेम था जिसको PSG ने ड्रॉ कर दिया लोरिन के साथ। एम्बापे भाई साहब व्हाइट टी शर्ट पहन के बाहर बैठे हुए थे स्टैंड्स में, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद एक खबर आ जाती है कि एम्बापे और PSG अब यहां पर रीनेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। लेग क्विप की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में ये भले ही लिखा हो कि भैया अभी भी बहुत लंबा सफर है ये तय करने में कि भाई एम्बापे फाइनली कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन एक खबर कैसे आ गई कि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करना है अब। देखो ये कह सकते हैं कि PSG इज अ मर्सीलेस क्लब, उनको घंटा दया नहीं आती। तो आप कह सकते हो कि क्या किलियन एम्बापे ने अपने हथियार डाल दिए? देखो आप कह सकते हो कि किलियन एम्बापे ने अपने हथियार डाल दिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड को पीछे से छुरा भौंक रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली किलियन एम्बापे ने अपने पब्लिक प्रेजेंटेशन की बात करें, एक पोजीशन की बात करें, ही ऑलवेज मेंटेन कि उसको रियल मैड्रिड इस समय नहीं आना, वो PSG में रुकना चाहते हैं। ऐसे में जब हाल ही में डेम्बेले को उन्होंने ये चीज कहा कि भाई ठीक है भाई वेलकम है और यहाँ पर साथ में खेलेंगे, तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो PSG का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर और हम तेरे को एक सर्टेन क्लॉज के साथ 2024 में रियल मैड्रिड को सेल करेंगे। देखो तुमको समझना पड़ेगा कि PSG को सेल करने में दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत है फ्री में सेल करने में, और वो भी अभी नहीं करना। ऐसे में यहां पर आप कह सकते हो कि भाई किलियन एम्बापे को समझ में आ गया है कि भैया देखो मामला ऐसा है कि ये तो सही में मेरे को साले बाहर बैठा के रखेंगे, और ऐसे में हालैंड की बात करें, बाकी सबकी बात करें, वो यहां पर कॉन्कर कर सकते हैं, और मैं अगर 1 साल बाहर बैठूं तो मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि करंटली आई एम एंजॉइंग। अब काफी लोग कह सकते हैं कि किलियन एम्बापे बीइंग लाइक इतना सब उसने उखाड़ लिया, तो उसका भाई फर्क पड़ता है, फर्क 1 साल में चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं। तो क्या मैं देखता हूं यहां पर PSG का और एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता हुआ? देखो वही वाली बात है ना कि अभी बहुत लंबी चीज है, एंड आई डोंट नो रियल मैड्रिड की जेब में भाई रियल मैड्रिड ने अपने टोपी में क्या रखा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन मैं इस चीज को रूल आउट नहीं करूंगा, बिल्कुल रूल आउट नहीं करूंगा। डेफिनेटली भाई यहाँ पर चैंपियन लीग का जो स्क्वाड रजिस्ट्रेशन वाला अनाउंसमेंट होगा ना, वो सबसे ज्यादा एपिक होगा, सबसे ज्यादा मेन होगा मेरे लिए, कि वहां पर चीजें कैसे टर्न आउट होती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि PSG को ही पता है कि अगर चैंपियन लीग के स्क्वाड से साले को बाहर कर दिया और उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का मतलब ही नहीं है, उसके बाद तो किलियन एम्बापे को पता है कि मैं रिन्यू भी कर लूं तो चैंपियन लीग में तो वैसे भी नहीं खेलूंगा। तो वहां तक मेरे को लगता है कि 20-25 के बीच में यहां पर हमको कंफर्म हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी के साथ बात करते हैं यहां पर अगली अपडेट की, एंड दैट कम्स फ्रॉम केपा। तो भाई यहां पर फेब्रिजियो ने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि केपा की डील ऑलमोस्ट कंफर्म है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है। लोन डील है 2024 तक। क्या सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या केपा बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन था? देखो अगर आपने बेस्ट डाल दिया तो आप गलत हो, लेकिन अगर आपने इसी सेंटेंस में वर्स्ट डाल दिया आप तब भी गलत हो। देखो अभी के पॉइंट ये है कि मरता क्या ना करता, जब यहाँ पर आदमी होता है ना कि आदमी के जब डूब रहा होता है तो वो हाथ पैर मारता ही मारता है। हमारी सिचुएशन भी ऐसी है। तो मैं तो काफी सारे लोगों ने सोच रहे होंगे कि यार बोनो पे जाना था। देखो मैं भी यही मानता हूँ कि बोनो पे जाना था, लेकिन बोनो के लिए 25 मिलियन यूरो देने का कोई मतलब बनता नहीं है, जब आपको पता है कि आपका यहाँ पर कोर्तुआ आ जाएगा अगले सीजन, और आपको अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है तो आप फिर और इन्वेस्टमेंट करो। इस पर टाइम पे बोनो पे इतना पैसा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। केपा की अगर हम बात करें तो काफी लोग ये भूल जाते हैं कि ट्विटर से हटके केपा के थोड़े स्टैट्स अच्छे हैं। इनफैक्ट डेविड देयर से भी कुछ मैट्रिक्स में केपा के अच्छे हैं। केपा के पिछले सीजन की बात करें, एक्सपीरियंस अच्छा है और केपा ने खेला है। मैगवायर वाली बात है कि इतना प्राइस टैग है, अपने आप को इवैल्यूएट या अपने आप को एक्सपीरियंस या अपने आप को रियलाइज नहीं कर पाया वो अपना पोटेंशियल, लेकिन स्टिल केपा इज अ गुड प्लेयर। एंड अगेन मैं वही कह रहा हूं बार बार, ये मत दिमाग में रखो कि केपा हम कोर्तुआ को रिप्लेस करने के लिए लाए, नहीं। केपा हम एक्चुअली में बहुत बड़ी चोट पे एक बैंडेज की तरह काम करेगा। देयर इज नो वन जो कि इस समय रिप्लेस कर सकता है कोर्तुआ को। हमें बस अपने डैमेज को मिनिमाइज करना है। क्या केपा उसमें मदद कर सकता है? आई होप सो। क्या मैं सही में 100% कॉन्फिडेंट हूं? नहीं, लेकिन वर्थ अ बेट तो बिल्कुल है। लुनिन की बात करें, लुनिन का भी ठीक है, हम देखेंगे यार किस तरीके से चीजें करनी है। अब यार ये रियल मैड्रिड का जो सीजन है ना, पेसिमिस्टिक होता जा रहा है भाई। इट्स लाइक
और इससे ज्यादा खराब क्या लोगे यार तुम। हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है, हमारे पास नई फॉर्मेशन है, हमारे पास एक दबाव है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। हमारे पास हमारा गोलकीपर नहीं है, हमारे पास अपना सेंटर बैक नहीं है, हमारे पास एक एडिक्वेट यहाँ पर डिफेंसिव चीजें नहीं है। और कहीं ना कहीं यूरोपियन फुटबॉल की अगर हम बात करें, यूरोपियन डोमिनेशन की बात करें, तो वो अब इवॉल्व होती जा रही है। डोमिनेशन की बात करें तो हैरी केन से गई गुजरी किस्मत साली किसकी है। कल पहला फाइनल था और भाई पहला ही फाइनल हार गए, 3-0 से हार गए आरबी लाइप्जिग से। इससे ज्यादा खत्म क्या कहिए। इस बायर्न द न्यू टॉटनहम, आई डोंट थिंक सो। और टुकल को पता था, इसलिए भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पहली कंफर्म कर दिया कि भाई मैं सॉरी कहता हूं हैरी केन से। खैर, इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी बेंजामिन पवार्ड की। तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड बेंजामिन पवार्ड के केस पे बहुत ज्यादा सीरियस हो रही है और होना भी चाहिए। देखो, बेंजामिन पवार्ड के रिगार्डिंग अभी तक परमिशन नहीं मिली बायर्न से कि वो यहाँ पर नेगोशिएट करें, और पर्सनल एग्रीमेंट मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेंजामिन पवार्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ 2024 में, रिन्यू नहीं करना, नया चैप्टर ट्राई करना है। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड से बढ़िया चैप्टर यहाँ पर इस समय क्या हो सकता है। ऐसे में यहाँ पर मेरे को लगता है कि बायर्न और यूनाइटेड अब यहाँ पे रीनेगोशिएट करने वाली है। और अगर आप बेंजामिन पवार्ड की परफॉर्मेंस देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ना ही सिर्फ यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत बड़े बड़े क्लब्स हैं जो कि इंटरेस्टेड होंगे, और ये डील यहाँ पर हमको होती हुई दिख सकती है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।